फिर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान में खवातीन के हकूक की बात की, वन एंड द ओनली डॉक्टर फाजिया सईद। अच्छा, मेरे लिए भी रिफ्लेक्शन का मौका मिल गया। मैं ढाका हाँ। में भी कुछ देर रही, कराची में भी रही, पिंडी में बहुत, रावलपिंडी में काफी, खैर अमेरिका आ गई थी पढ़ाइयाँ करने। कि आप सिंधी हैं कि बलोची हैं, पंजाबी हैं, मैं पूरे पाकिस्तान से ही। मेरे दिल में यही था कि मैंने अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को ट्रेन करना है। मुल्क के साथ तो मेरी गुड्डी ऐसी, वो कहते हैं ना, गिरा थी ना पक्की। 90 की दिहाई थी। पाकिस्तान में उस वक्त खवातीन के हकूक पर बात करना कोई आसान बात तो थी नहीं। एक अपनी तंजीम शुरू की बेदारी के नाम से, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम शुरू किया। जो यंगर जनरेशन है ना, उसको ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं मिलती। और मैंने कहा शायद आप ये पूछोगे कोई काम आसान भी किया था वो मैं बताऊंगा। रिसर्च शुरू थी ना इसके ऊपर, ये 10 साल लगे थे। मैं रोई भी बैठ के, हालांकि मैं नहीं डिसहार्ट नहीं होती। हाँ, सबसे कीमती खजाना हमारे ये रिश्ते, अल्लाह जादू जैसे। अस्सलाम वालेकुम, बहजत जिलानी, प्रोग्राम बियॉन्ड विद बहजत। आज हमारे साथ फिर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे काम किए। जैसे पाकिस्तान में खवातीन के हकूक की बात की, पाकिस्तान की सकाफत के बारे में काम किया, समाजी इंसाफ के लिए एक नई राह का तयन किया। सिर्फ एक मुसन्निफ़ा ही नहीं, एक मुहक्किका ही नहीं, बल्कि वो एक भरपूर जिद्दोजहद की अलामत हैं। उनकी आवाज़ ने अनगिनत ख़वातीन को ये हौसला दिया कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें, खुद भी बोल सकें। उनके कलम ने उन मौज़ूआत पर रोशनी डाली जिन्हें आम तौर पर टैबू समझा जाता रहा। अब मैंने लफ्ज़ टैबू कहा है तो बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही हो गया होगा कि वो शख्सियत कौन-सी है, लेकिन थोड़ी-सी मुझे बात और करने दीजिए। उन्होंने जो खिदमात मज़ीद की, उनमें लोक वर्सा जो एक इंस्टीट्यूट है, लोक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में शक्करपड़ियाँ पे जो है, उसमें उसकी बहाली की बात की। जिनसी हरासानी के खिलाफ कानून साज़ी, औरतों की समाजी आज़ादी के लिए बेशुमार जिद्दोजहद उनकी शामिल है। तो जनाब, ये छोटा-सा एक तारुफ़ है और मैं जो उनको हमेशा मुतारिफ़ कराती हूँ, तो आइए उन्हीं लफ्ज़ों के साथ उनको मुतारिफ़ कराते हैं, वन एंड द ओनली डॉक्टर फाज़िया सईद। अस्सलाम वालेकुम फाज़िया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत तो शुक्रिया जनाब, बहजत। बहुत बहुत दिनों के बाद ये बात हुई, मेरा ख्याल है कोई 8-10 साल तो हो गए। तो फ़ाज़िया, पहले बताइए, आप अपने सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए थोड़ा-सा वो ज़रूर जानना चाहेंगे आपके बारे में कि इब्तदाई ज़िंदगी कैसी थी? कहाँ से शुरू किया? कहाँ परवरिश पाई? और किस तरह से आपकी सोच इस तरह से तश्कील हुई, जैसी कि अब है? ओके, ठीक है ज़रूर। अच्छा, मेरे जी। लिए भी रिफ्लेक्शन का मौका मिल गया। पैदाइश मेरी लाहौर की है और मैं पली-बड़ी हूँ जहाँ मेरे वालिद जो थे वो पीआईए में थे, तो वो जो होता है ना, पोस्टिंग होती रहती है यहाँ से वहाँ। तो मैं ढाका हाँ। में भी कुछ देर रही, कराची में भी रही, पिंडी में बहुत, रावलपिंडी में काफ़ी, 5वीं जमात तक अच्छा। वहाँ पढ़ा, फिर पेशावर में सबसे ज़्यादा रही। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में वापस आके सेटल हुई। खैर अमेरिका आ गई थी पढ़ाइयाँ करने, पढ़ने-वढ़ने, फिर इस्लामाबाद में सेटल हुई। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है मैं पूरे पाकिस्तान से हूँ, क्योंकि हर सूबे में मेरा बचपन भी गुज़रा है और काम के हवाले से भी हर सूबे में काम किया है। तो जब लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं ना, पाकिस्तान में कई दफ़ा हो जाता है कि भई आप सिंधी हैं कि बलूची हैं कि आप पंजाबी हैं या क्या हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ मैं पूरे पाकिस्तान से ही हूँ। और वो हाँ, बड़े गुड। लिटरल सेंस में कहती हूँ, क्योंकि मैं हर जगह मैंने रिसर्च की और हर जगह मैं पली-बड़ी हूँ। तो इस तरह का मेरा बचपन था, मगर बचपन में ये है कि ख़ास तौर पे रावलपिंडी की यादें हैं, क्योंकि मैं छोटी थी, अभी स्कूल शुरू नहीं किया था। तो वहाँ अच्छा। से लेके मैं समझती हूँ कि जब बाहर खेलते थे हम अपने घर के बाहर के इलाके में, तो अक्सर ये हो जाता था कि ज़रा शाम हुई तो कहाँ बच्चियाँ हम अंदर चलें या बहुत देर बाहर नहीं खेल। तो ये चीज़ें मुझे ज़रा, हालाँकि मैं काफ़ी छोटी थी, मगर मुझे ये चीज़ें ज़रा बॉदर करती थी। साइकिल चलानी है तो वो लड़के सब साइकिल चलानी सीख भी लेते हैं और भगाए फिरते हैं साइकिल, तो वो एक ना जनरल सा था। मेरी एक बहन थी जो साइकिल भी चला लेती थी, मगर ये जो डिफरेंस था, फिर आहिस्ता-आहिस्ता स्कूल जब खत्म हुआ, कॉलेज में आया, तब भी ये एक एक इशू रहता था। और ये मेरे घर के अंदर का इतना इशू नहीं था जितना अराउंड बाहर जो था। लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हुँ। इसको पीछे करो। यहाँ तक कि शादियों वादियों में जिस तरह बच्चे बच्चे सब लगे जाते हैं, डांस वांस करते हैं,
तो मुझे याद है कोई ना कोई एक आध मेरी इमीडिएट फैमिली में से नहीं लेकिन रिश्तेदार में ऐसे बाजू पकड़ के पीछे करता, तुम तो पीछे, मतलब तुम लड़की हो तो तुम क्यों नाचती फिर रही हो ना। तो ये आई चीजें, अंडरस्टैंड। ये मैं इसलिए इसका जिक्र कर रही हूँ कि इसने कहीं बीज डाला था मेरे जहन में कि ये क्या वजह है, और इन सवालों के जवाब मुझे ढूंढने थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर कॉलेज में आके ज्यादा आगाही भी हुई, और मेरा ये जुस्तजू भी शुरू हुई कि मैं क्यों, ये चीज ऐसे क्यों हो। और आप, मैं चौकीदार से पूछ के निकलूं और ये जो बाकी हैं ये चौकीदार से पूछ के ना निकले, तो इस किस्म की बातें, तो वो क्वेश्चनिंग एक दफा शुरू हो जाए। तो घर पे हमारे ये था, डिस्कशन का माहौल बहुत था। तो दुरुस्त। वालिद वालिद हो वालदा हो तो फिर उनसे बहसें करती थी मैं कि भाई ये ऐसे हो सकता तो ऐसे क्यों नहीं हो सकता। तो वो एक ना आपको पड़ जाता है बचपन में, क्वेश्चनिंग का, बिल्कुल सही। फेयरनेस डिमांड करने का। तो वही बड़े होके फिर आप एक्टिविस्ट बन जाते हो। हाँ, माशरे की वो बातें सारी आप। की सारी चीजें, बिल्कुल बिल्कुल। और वो सबसे ज्यादा फौजिया जो मुझे बात अच्छी लगी है कि मैं पूरे पाकिस्तान से हूँ। आई विश कि हम में से हर बंदा यही सोच ले कि मैं पूरे पाकिस्तान से हूँ, तो बिलीव मी कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हमारे मसाइल तो वहीं खत्म हो जाएंगे अगर हम पूरे पाकिस्तान को ओन करना शुरू करें, सिंधी पंजाबी बलोची से निकल कर। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में आपने तालीम हासिल की। अच्छा, जी, मेरी आमतौर पर लोग पहले क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अमेरिका। पेशावर से, हाँ। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से शुरू की थी और फिर मैं वहाँ स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में मैं 8 साल रही। बैचलर्स, हाँ बिल्कुल। मास्टर्स और पीएचडी किया। हाँ। एग्जैक्टली मैं वही बात करने लगी थी कि आमतौर पर इतने सारे साल जब खास तौर पर अमेरिका या बैरून मुल्क लोग रहते हैं, तो उनका दिल नहीं चाहता कि फिर वो वापस जाएं इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद फिर। और मुझे याद है एक दफा आपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि अगले ही दिन आप वापस चले गई थी। तो क्या यस। चीज थी जिसने कहा कि अब वापस जाना चाहिए? मैं जब आई भी थी ना पढ़ने के लिए, तो मेरे दिल में यही था कि मैंने अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को ट्रेन करना है कि मैं वापस जाके फिर कंट्रीब्यूशन कर सकूं अपने मुल्क में। मुल्क के साथ तो मेरी गुड्डी ऐसी, वो कहते हैं ना, गिरा थी ना पक्की, कि कई दफा मेरा मजाक भी बनता था, मैं इतनी स्ट्रांग थी। तो मैं ये कहती थी कि लोग जब वहां रह जाते हैं ना, कहते हैं अच्छा चलो जॉब करके देखते हैं, फिर 1 साल के लिए वो रुकते हैं, फिर वो वापस नहीं जाते। मैंने वहाँ की कम्युनिटी, बड़ी प्यारी कम्युनिटी थी पाकिस्तानियों की, जो छोटी एक थी कम्युनिटी, लेकिन हम्म। मैंने ये देखा कि फिर वो तड़पते हैं कि वापस जाएँ हम। मगर वहाँ शादियाँ हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो मुश्किल हो जाती हैं, जाता है। वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये अपने आप से वादा किया हुआ था बहजत, कि मैं पीएचडी की डिग्री जिस दिन मेरी फाइनल होगी, उस वक़्त से जो अगली फ्लाइट, यानी घंटों के हिसाब से जो अगली फ्लाइट बनेगी ना पाकिस्तान की, मैंने उस फ्लाइट पे होना है। मैंने चक्कर में नहीं आना कि ज़रा ठहर जाओ, हालाँकि मेरी अपनी यूनिवर्सिटी ने मुझे जॉब ऑफ़र की थी। उनका 1 साल के लिए तुम लेक्चरर हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाओ। और मेरी हम्म। कई टीचर्स ने मुझे कहा कि एक्सपीरियंस के लिए अच्छा होता है, ज़रा एक आपने लर्निंग की होती है तो बिल्कुल। ज़रा वो मसाज हो जाती है। मैंने कहा नहीं, मेरा तो प्रॉमिस है अपने आप से कि फ्लाइट, जो अगली फ्लाइट है ना, उस पे मैंने होना है, वापस जाना है। तो बहुत बहुत शौक था खूब, कि बहुत खूब। जाऊँ, वहाँ कंट्रीब्यूशन करूँ। हाँ। 90 की दिहाई थी। पाकिस्तान में उस वक़्त ख़वातीन के हकूक़ पर बात करना कोई आसान बात तो थी नहीं। जी। कैसे हुआ? ये सारा हिसाब-किताब कैसे हुआ? आपने खुद ही कहा कि बचपन से जो एक हाँ, इम्तियाज़ी रवैये थे लोगों के अंदर, माशरे के और एक अंदर, टांग उनको थी, एक सवाल करने टांग। की आदत थी। बिल्कुल। तो वो ना कैसे शुरू किया? मुश्किल तो बहुत था जाके, क्योंकि हम फिर इस्लामाबाद में, ये फैसला हुआ फैमिली का भी कि हम इस्लामाबाद में सेटल होंगे, क्योंकि अब एक-एक करके वापस आ रहे थे अपने घर में लोग। तो अम, जानती नहीं थी लोगों को मैं, इतने साल मैं बाहर थी। तो इस तरह छोटे-छोटे स्टेप से शुरू हुआ। उस ज़माने में तो वैफ, वुमेन एक्शन फोरम के भी आखिरी दिन थे। तो मैंने उसको ज़रा-सा शुरू किया, वहाँ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की मैंने कमेटी बनाई। मैंने कहा इस पे मैं ज़रा ज़्यादा फ़ोकस करना चाहती हूँ, मगर जो वुमेन एक्शन फोरम के आखिरी दिन थे, उसमें वो आपस में लोग लड़ते-वड़ते रहते थे, ख़वातीन भी आपस में लड़ती-वड़ती रहती थी। तो मैं सोचती थी कि ये तो कोई बात ना बनी ना, मैं तो बहुत कुछ करने के लिए आई हूँ। फिर करते-करते एक अपनी तंज़ीम शुरू की, बेदारी के नाम से, बेदारी। अपने मिलते-जुलते लोगों के साथ मिल के वो हुआ। और वो पाकिस्तान का पहला क्राइसिस सेंटर था, जो ख़वातीन ज़्यादा मुश्किल में हों, वो वहाँ से आके हेल्प ले सकती थीं। तो इस तरह से करते-करते फिर आगे तंज़ीम, फिर कोई आगे नेटवर्क, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता कॉन्टैक्ट्स भी बनने लगे। लोगों को ये समझ आ जाती है कि कौन जेन्युइन है,
और कौन खाली लफाजी कर रहा है और कौन सही तरह से कुछ करना चाहता है। दुरुस्त। तो फिर वो सफर आज तक चल रहा है, मजे से चला, बहुत चला। हाँ, वो खत्म नहीं होता एक दफा जब। और वही बात है ना फौजिया, कि जब एक दफा आपके दिमाग में कोई सवाल पैदा जब होना शुरू हो जाता है या, ना, फिर या, कोई किसी को रोक नहीं सकता, फिर आप उसके बगैर चल नहीं सकते आगे। तो इसी के साथ बेदारी के बाद मैं बात करती हूँ आशा नेटवर्क के क्याम की। जिनसी हम्म, हरासानी के लिए जो कानून साजी बनी, जो कानून साजी हुई, उसमें क्या चैलेंजेस थे, क्या मुश्किलात थी। और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा टॉपिक था। ख़ैर आपकी किताब, मैंने कहा भी कि टैबू के नाम से बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा तो कि क्या, क्योंकि वो किताब बहुत पज़ीराई उस किताब को मिली थी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी। तो उसके आज ऊपर तो तक बाद में बात करेंगे। हुँ, वो बहुत पढ़ी बिल्कुल। जाती है, आज तक मुझे लोग कमेंट्स करते हैं उसपे। हाँ, वो बहुत पड़ी जाती है। बिल्कुल, वो शायद मौज़ू ऐसा था, बहुत हसास किस्म का वो भी मौज़ू था, जिसके बारे में बात करना आसान नहीं था, लिखना और भी मुश्किल था। लेकिन ना सिर्फ़ आपने बात की, वहाँ जाके लोगों से बात की और फिर उसके बाद उनकी कहानियाँ लिखी, अपने वो अपना तजुर्बा बयान किया उस हिसाब से। तो ये आशा नेटवर्क के बारे में आप बताओ कि ये जो जिनसी हरासानी के खिलाफ कानून साज़ी हुई, मुझे पता है कि उसमें बहुत बड़ा रोल था आप लोगों का। तो उसके बारे में कुछ तफ़सील हो जाए तो फिर बहुत अच्छा लगे कि क्या वो चैलेंजेस थे, क्या कामयाबियाँ थीं? वो ऐसा था कि पहले तो मैं गवर्नमेंट के साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ जॉब्स करती रही और फिर मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम शुरू किया। उन्होंने एक नया प्रोग्राम बनाना था औरतों के हकूक़ के लिए, तो वह मेरी तो ईद हो जानी थी ना। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, और मैं तो फिर तो रात भी नहीं थी सोने के लिए, बस फिर दिन रात था। तो वो मैं कर रही थी और करके काफ़ी वहाँ काम किया मैंने और अच्छा अपना प्रोग्राम डेवलप किया। मगर वहाँ एक शख्स सीनियर स्टाफ में था उनके, जो तंग करता था ज़रा। ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन देनी, आपको पता ही है इन चीज़ों का, हमारे यहाँ जो कभी हो जाती हैं, दुनिया में कहीं भी हो जाती हैं। तो उसका फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसकी शिकायत नहीं करूँगी या इसके बारे में कुछ करूँगी नहीं, तो दैट मीन्स कि मैं अपनी इज़्ज़त उतनी नहीं करती। यानी दूसरों को तो मैं कह सकती हूँ, कई लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करते थे। मगर अगर बीच में कोई 1-2 नहीं भी करते, तो अगर मैं इस मसले को हल नहीं करूँगी, तो मैं अपने आप के साथ ट्रूथफुल नहीं होंगी, मैं अपनी इज़्ज़त नहीं करूँगी। तो मुझे इसको पकड़ना है। तो वो ख़ैर वो एक लंबी कहानी है, लेकिन मैंने जो बात शुरू की, तो फिर वो कई और ख़वातीन थीं हमारे साथ, मेरी कॉलीग्स थीं, कि जिन्होंने कहा कि एग्ज़ैक्टली यही मसला हमें हमें भी है। ओह! तो फिर हम 11 औरतों ने मिलके एक मर्द के खिलाफ कंप्लेन की। तो वो प्रोसेस चला, ठीक है। वो प्रोसेस चला, कोई 2 साल का था प्रोसेस, और काफ़ी कह लो कि तकलीफ़देह भी था, खुशी का भी था आई मगर अंडरस्टैंड। तकलीफ़देह भी था। हाँ, तो बिल्कुल। वो जब हमने केस जीता, तो हमने ये सोचा कि अगर हम इतनी पढ़ी-लिखी औरतें और इतने बड़े इदारे में काम करती औरतों, हमें इतनी मुश्किल हुई उसको, गीटी को पुगाने में, हाँ? तो ये जो सारी फैक्ट्रियों में काम करती हैं, दफ्तरों में, इनका क्या होगा? बस फिर वहाँ से हमें ये ख़्याल आया कि नहीं, ये हमने एक एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी बनवानी है और हर इदारे में लगानी, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में आखिरकार हमें मिल गई थी और उसके थ्रू वो था, बड़ा बाइस प्रोसेस मगर हो गया था, बड़ा कामयाब हो गया था। तो अ, हमने सोचा अब ये काम शुरू किया जाए, तो हम ही बनाएँगे। उसके लिए हमने एक इत्तेहाद बनाया तंज़ीमों का, ठीक है? और अच्छा। लाइक माइंडेड तंज़ीमें जो प्रोग्रेसिव ज़हन की हों ना, ख़वातीन नहीं थी, उसमें मर्द भी थे। तो वो जो हमने इत्तेहाद बनाया ना पहले, उसका नाम आशा रखा, अलायंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये बनाया। ग्रेट। तो आशा का नाम इतना फिर फैल गया, क्योंकि वो उस तहरीक में पूरा पाकिस्तान का हर शख्स तो नहीं, लेकिन बहुत सारे बहुत तंज़ीमें लोग। और लोग शामिल हुए, मीडिया से बड़े लोग शामिल हुए, लिखारी, हर तरह के लोग शामिल हुए। तो वो सिलसिला चलते-चलते फिर हमने सोचा खाली ये पॉलिसी बनाने से भी काम नहीं चलेगा। अगर इदारे पॉलिसी बना भी लें, कोई चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा, तो कानून की बैकिंग ज़रूरी। बस फिर कानून बनाने में हम लगे, और वो फिर उस वक़्त डेमोक्रेसी भी वापस हमारे होते-होते मैं वापस आई पाकिस्तान में, तो हम बड़े खुश थे। और वो जो गवर्नमेंट थी, पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसके थ्रू हमने इसको बनाया और ये पास हुआ। बहुत खुश हूँ मैं, आज ए तक इस बात पे
बहुत कुछ। हाँ। ये इसके बारे में तो सवाल पहले करूँगी। ये यूनाइटेड नेशंस के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में जो काम किया और जो सारा किया, उसके लिए तो बड़ी, जिसे कहना चाहिए ना, एक ज़ख़ीम उस तजुर्बे के ऊपर किताब भी लिखी, वर्किंग विद शार्क्स, जो जी मुझे हाँ। पढ़ने का इत्तेफ़ाक हुआ। और ये किताब मैं चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, और ख़ास तौर पर वो बच्चियाँ और वो औरतें जो कि काम करती हैं, वो ज़रूर इसको पढ़ें। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको मिलेंगी जो कि उनको राह दिखा सकती हैं, उनकी हुँ, रहनुमाई कर सकती हैं। तो फौजिया, ये एक किताब को लिखना कैसा फैसला था? मतलब किस किस तरह से सोचा कि ना सिर्फ एक तो आपने चैलेंजेस बर्दाश्त किए और उसके साथ-साथ और फिर ये किताब एक्शन, भी हाँ, लिखवानी? हाँ। ये ये था कैसे था? मुश्किल। ये डिज़ायर ये होती है कि जो प्रोसेस है ना लर्निंग का, सीखने का, ये प्रोसेस हाँ, मैं शेयर कर लूँ अपनी और लोगों से, ताकि कल को किसी को उतनी दिक्कत ना उठानी पड़े उस सफ़र को तय करने में जो मैंने उठाई। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में मैंने जाके टॉक्स भी बाकायदा देती थी, तो वो कहते थे इसको करिकुलम में डालना चाहिए, क्योंकि ये जो दैट्स ट्रू। सफ़र है ना, ये जो है विक्टिम्स आप पहले होते हो और आप कहते हो देखो ये मेरे साथ कौन कोई क्या कर रहा है। वहां से आपका जो सफर शुरू होता है और आप कहते हो ऐसी की तैसी मैं तो इसको रिपोर्ट करूंगी या कुछ करूंगी, और फिर उसके हिसाब से मुआशरे में चेंज लाऊंगी। तो ये सफर जो है ना ये बहुत अच्छा है। बल्कि आशा की तहरीक जो है ना, उस पे भी हुँ, एक मेरी किताब है और उसका भी मैं आपको भेजूंगी। ये भी उन लोगों के लिए है कि जो अपनी कोई तहरीक बनाते हैं तो उनको ज़रा-सा पता हो कि हमारा सफ़र कैसा गया था, है ना? कैसे शुरू करते हैं और कैसे करते हैं। अच्छा, यस, ये पाकिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ हरासानी का कानून तो बन गया, जी, ठीक है जी। जी, इसके बारे में किस हद तक मुतमईन हैं? अभी भी बहुत सारे वाक़यात होते हैं। आपको याद जी, होगा, आप और मैं हमेशा बात करते रहे माइंडसेट की, इन सारी जी। चीज़ों के बारे में, जेंडर के बारे में, इम्तियाज़ी रवैयों के बारे में। अब आप इस कानून की जो शक्ल है और उसकी जो एप्लीकेशन कह लें आप, हुँ। किस हद तक देखती हैं और किस हद तक उससे मुतमईन हैं, किस हद तक मायूस हैं? क्या कहेंगी? उसमें एक जो बहुत हमने अक्लमंदी की, मैं ये कहूँगी, वो ये है कि बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन की चीज़ें हमने इस कानून के मसवदे में भून ली। वो हमने अच्छा, चालाकी की ना, कि भई हर इदारे पे ये फ़र्ज़ है कि वो एक कमेटी बनाए, वो ये कर इस तरह की चीज़ें हमने कानून में रख ली। फिर ये था कि मलिया हुसैन जो मेरी बहुत प्यारी बहन है, वो उनको मैंने कहा कि आप आ जाओ क्योंकि यहाँ तक तो मैं चली हूँ। मगर आखिरी स्टेजेस में वो भी शामिल हुई कानून पास कराने के। मैंने उनको कहा इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप लो, मैं इर्द-गिर्द भागूँगी इसके। मगर जो एक होता है ना कि उसका इंजन आप चलाओ, तो वो आज तक अभी अगर पूरे पाकिस्तान में आप देखो तो वो एक तरह का फोकल पॉइंट है इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन का। इसका वो दैट्स ट्रू। मेक श्योर करती हैं कि हर सूबे में इम्प्लीमेंटेशन वॉच कमेटी चलती रहे, वो बैठ ना जाए, और जिन्होंने नहीं इस लॉ को अडॉप्ट किया हुआ उसको खत लिखती रहती हैं। ये काम करना होता है। उन्होंने सेंटर शुरू किए, वो आप क्राइसिस सेंटर तो नहीं कहेंगे, लीगल एड सेंटर टाइप ना, हर सूबे में, ताकि ज़रा सा हाथ पकड़ के खातून को कई दफ़ा, हालाँकि इसमें लॉयर की ज़रूरत नहीं होती है आपको कंप्लेन करने में, मगर लोगों का ख़्याल ये होता है कि कंप्लेन करेंगे, हम तो किसी वकील को ही नहीं जानते, हम तो किसी को, तो वो शुरू में लीगल एड सेंटर्स मलीहा ने चलाए, बाकी सूबों में भी। और अभी उनकी बहुत प्यारी एक किताब आई है गेम चेंजर के नाम से, वो उसकी सारी अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस रिकॉर्ड किया है। देखो ये भी लर्निंग है वेरी ना। गुड। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये लॉ बिल्कुल। तो ऐसा है कि इम्प्लीमेंट हम करा के छोड़ें, तो वो हो रहा है। 10 साल पे एक रिव्यू हमने किया, उसके बाद फिर एक रिव्यू किया, तो ये चल रहा है प्रोसेस। हाँ, आई एम हैप्पी ये अबाउट ब इट। बिल्कुल, बहुत वो कहते हैं ना कि एक ही कदम जब बढ़ जाता है, तो उसके बाद एक कदम बढ़ के कहीं न कहीं आप पहुँच जाते हैं ज़रूर। चलिए, अब आते हैं हम लोक वर्से की तरफ। ये अच्छा वो जी। इदारा है, ये हाँ, वो हाँ, इदारा है जहाँ मैंने भी कुछ अरसा काम किया। तो ये एक ज़रूर मैं उसको अपने लिए एज़ाज़ समझती हूँ कि लोक वर्से की उस बिल्कुल, पहली तारुफ़ी तकरीब में समीना और बिल मैं थे। हाँ, तो और आपको पता दैट है वाज़ जब मैंने जॉइन किया तो, और ख़ास तौर पे दोबारा से जब मैंने जॉइन किया था एज़ हेड ऑफ़ लोकरसा, तो मुझे ये बात बताई गई बाकायदा,
और मुझे इतनी खुशी हुई, फिर मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ। बिल्कुल ऐसे था। मेरे पास है कुछ तस्वीरें उस वक़्त मैं की, किताब और आपको मुझे याद दिखाऊंगी। है कि मन्नू भाई आए हुए थे, अशफाक हाँ, अहमद साहब, अल्लाह इन अच्छा सबकी अच्छा मग़फ़िरत करे। मेरी कुछ तस्वीरें भी इन लोगों के साथ थी बाद में, क्योंकि खान साहब अच्छा मेरे अच्छा हमसाए भी थे, अशफाक अहमद हाँ, लाहौर में, तो उनके अच्छा साथ वैसे भी वो बात। तो जनाब, ये सकाफ़ती वरसे को एक तरह से नए नए सिरे से आपने इसको जिसे कहना चाहिए ना, इसको बहाल करने की बात थी। तो ये यस तजुर्बा कैसा रहा? ख़ास तौर पर मुझे याद है कि उन दिनों आप यहाँ पर अमेरिका में थीं और फेलोशिप पर थीं, लेकिन और मैं भी उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने आप पे बहुत ज़ोर दिया था जब इसकी पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई थी कि नहीं, फौजिया आपने यहाँ काम किया हुआ है, आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पर काम करने के लिए। तो ये तजुर्बा कैसा था? कैसे शुरू हुआ? कुछ इसके बारे में बताएँ। लोक विरसे से मेरा प्यार ही बहुत ज्यादा था, बहुत प्यार था। मैंने स्कूल कॉलेज के डेज में एक दफा विजिट किया था, तो मैं देख के हैरान हो गई थी। उस वक़्त तो बहुत छोटा-सा था, किराए के घर में छोटा-सा आई इंस्टीट्यूट नो, था। मैंने कहा बिल्कुल। कि ये ज ऐसी जगह है जहाँ मुझे काम करना चाहिए। उस वक़्त मैं 3rd ईयर में थी या कुछ ऐसे। लेकिन अच्छा, आपने जैसे F7 में। पूछा। हाँ, F7 वाले F7 घर। में 2 घर हाँ, थे F7 में, पहले एक घर था, फिर दूसरी तरफ दूसरा घर था। हाँ, 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 हाँ। तो वो मैंने बिल्कुल। पहले देखा था। फिर तो ख़ैर ये इदारे के ऊपर मैं बहुत ही आशिक़ थी, और जब ये मुझे एज़ हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन बुलावा आया, आधी रात को कॉल आई कि जी आपको उन्होंने सिलेक्ट किया है। तो मैं तो बहुत खुश हुई, और बाकी लोग उनसे भी मशवरा किया तो वो ठीक है, वहाँ यहाँ वो ख़त्म करनी भी ज़रूरी थी। मगर मैं तो भागी वापस। वो एक्सपीरियंस आपने पूछा उसके बारे में ब्रीफली कहूँगी, वो भी मैं कई घंटों बोल सकती हूँ। मगर आई नो। जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट के इदारे या इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जब अ, उनको ज़ंग लगने लगता है, या वो मिनिस्ट्रियों की मदाखलत बहुत हो जाती है, जैसे-जैसे भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। फिर दुरुस्त। वो ऐसे होता है जिस तरह कोई जीता जागता, अब मैं उसको क्या कहूँ, चीज़ मर रही हो ना, तो आपको फिर उसको ठीक करने में, और ये कुछ लोगों को अंदाज़ा भी था कि मैं उसमें तेज़ हूँ। यानी मुझे मरी हुई चीज़ आप दे दो, मैं उसको ज़िंदा करके खड़ा करके दौड़ा भी दूँगी, हाँ? तो ये और बात है कि आपको 10 लोगों जैसा काम करना पड़ता है, एक बंदे को। एग्ज़ैक्टली, लेकिन अपना ये है टाइम कि नहीं रहता, बिल्कुल। हमने देखा फौजिया को उस तरह काम करते हुए। स्पिरिट डालनी पड़ती है। तो वो ये है कि कुछ उसमें अच्छे लोग बचे हुए रह गए थे, मगर बहुत सारे लोग इस तरह खराब भी हो गए हुए थे। सिस्टम्स बहुत बुरे हो गए थे, सिस्टम्स। और हुकूमती मदाखलत में इस तरह कहूँगी कि मिनिस्ट्री का उसमें बहुत ज़्यादा हाथ आ गया हुआ था। अगर वो प्रोफ़ेशनल्स पे, क्रिएटिव लोगों पे छोड़ें तो काम ज़्यादा बेहतर कई दफ़ा हो जाता है। सो हुँ, बहरहाल बहुत मेहनत की, और मैं उसकी कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगी। मैं बड़ी फ़ख्र करती हूँ, ये किताबें जो है ना, हुँ। ये एक थी मैंने थिएटर के ऊपर लिखी थी, बिल्कुल थिएटर के ऊपर। और ये थिएटर फॉरगॉटन पे वो फेसेस। फॉरगॉटन फेसेस। मैं इनकी फॉरगॉटन। इसकी बात करने वाली थी, इस किताब के बारे हाँ, में, हाँ, कि बिल्कुल, ये हाँ, वहाँ इसके बारे में लोकल बताओ से। बिल्कुल। हाँ, हुँ, ये ना इतने-इतने फ़ील्ड्स थे वहाँ परफ़ॉर्मिंग आर्ट्स के, जिस पे इतना लिखाई नहीं हुई। बाहर से मँगा के या छोटी-छोटी रिसर्च करके तो बहुत होता रहा काम। तो मैंने ये सोचा कि थिएटर की ट्रेडिशन हमारी इतनी पुरानी रही है, जो तकरीबन जी, ख़त्म हो गई, तो उसको कैप्चर करना चाहिए, डॉक्यूमेंट। तो फॉरगॉटन फेसेस जो मेरी किताब है, वो मैंने फ़ोक एंटरटेनमेंट के ऊपर और ख़ास तौर पे थिएटर के ऊपर लिखी, और मैंने जितनी प्रोमिनेंट औरतें उसमें रहीं ना, चाहे वो फ़ौत भी हो गई होंगी या बहुत हुँ, बुज़ुर्ग थीं, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ निकाल-निकाल के, लोगों से पूछ के, उनके बच्चों के पास जाके, तो वो मैंने फॉरगॉटन फेसेस किताब लिखी, और वो मेरी तरफ से पेशकश थी कि भई ये हमारा थिएटर का कल्चर जो है, उसकी फ़ोक हिस्ट्री ये है। तो इस तरह से मैं कोशिश करती रही हूँ। एक मेरा ये ख़्याल था कि बहजत कोई मुझसे पूछे ना, अच्छा आपकी लोक सकाफ़त क्या है? तो हाँ, मेरे पास एक किताब ऐसी हो कि मैं ऐसे करके पकड़ा दूँ और मैं कहूँ कि ये है हमारी। ये है। तो मुझे हुँ, लगता था कि मार्केट में जो छोटी-मोटी थी, हमारी लोक विरसा की भी जो थी, कोई पॉटरी पे है, कोई अलग-अलग, एम्ब्रॉयडरी या इस तरह की थी कुछ 2-4 किताबें, मगर कोई ऐसी नहीं थी जो उसको पूरी को पूरी तरह से पकड़े ना। तो फिर दुरुस्त। मैंने ये फ़ोक फ़ोक हेरिटेज जो है ना किताब, ये निकाली। दिन-रात अच्छा, मेहनत करके इसमें सारे सूबों के भी सारे इलाके, मैं सूबों को भी कहती थी तुम भी अपनी डाइवर्सिटी का ख़्याल रखा करो। बाज़ दफ़ा प्रोमिनेंट ग्रुप जो है वो ही अपनी कहानी सुना देता है।
वो जो है किताब, वो एक ऐसे करके आप दें, तो आप अगले को एक व्यू, क्विक व्यू दे देते हो। हर म्यूजिक भी उसमें है, उसमें जो हमारी चीजें होती हैं वो भी सब कुछ है, और सारे सूबे इंक्लूडेड हैं इस तरह। और फिर मैंने एग्जैक्टली। बहजत में भी काम किया कि मैंने अपनी उस अगली नस्ल, नौजवान नस्ल के लिए भी कुछ किताबें ऐसी हैं जो मेरी खास उनके लिए हैं, जो मैं जैसे। चाहती थी कि उनको अपनी हिस्ट्री जो है ना वो हाँ। पहचान सकें। ये टैपेस्ट्री है किताब, जो राइट। बेसिकली मेरी तरफ से तोहफा है मेरी यंगर अच्छा। जनरेशन को। इसमें वैसे तो फोकस मेरा ज्यादा औरतों पे ही है, मगर मैंने जब से पाकिस्तान बना है ना, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले से शुरू करके ना, कि क्या अच्छा। क्या हुआ औरतों के लिए, किसने किया, कैसे हुआ, और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स डाले हैं उस जमाने की जो हीरोइंस थी हमारी। हाँ, अच्छा। जो अगर जुलूस में कोई चलती थी खाली और इस तरह पार्टिसिपेट करती, उसका भी, वर्कर्स जो होते हैं, और जो कोई लीडर्स थे उनका भी, जिनके नाम भी नहीं पता। अब हम तो आ जाके देखो ना, जब औरतों का चंद पूछो नाम किसी से जानते आप, हैं। तो फातिमा चंद जना नाम का जानते बता, हैं। राना लियाकत, बस। हाँ, हम्म। तो ये तो फिर मैंने निकाली ना वो खवातीन, उन पे छोटे छोटे ब्लर्ब्स डाले, उनकी तस्वीरें कैसे कैसे, ये तो कुछ ना पूछो कि कैसे कैसे ढूंढ के निकाली मैंने। आई अंडरस्टैंड, मगर मैं ये बिल्कुल मेरी समझ सकती हूँ। तारीफ ऐसे है कि जैसे ऐसे सफा सफा आप करते जाओ, तो आपको सारी, आपने ढेरों 20-25 किताबें नहीं भी पढ़ी या इतना नहीं भी जाना, तो आपको इस एक बुक से ना पूरी अपनी दहाइयों की हिस्ट्री मिल जाती है खवातीन के हकूक की, कि वहाँ कैसे कैसे लोगों ने, और उसमें सिर्फ खवातीन की हिस्ट्री नहीं है, इसमें ये भी तो पता चलता है ना कौन लोग प्रोग्रेसिव थे, जो हमारी हाँ, सोसाइटी को एग्जैक्टली। चेंज कर। एग्जैक्टली। अभी तो देखो यंग लोग हैं, उनको समझ ही कुछ नहीं आती, कभी वो उठते हैं पॉलिटिशियन को गाली, उठते हैं पॉलिटिशियन को गाली। तो मैं, मेहरगढ़ में तो हम नहीं ये करने देते, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे फोकस नहीं करना, किसी एक बंदे पे फोकस नहीं करना, नहीं। आप पूरा प्रोसेस देखो भाई, कितने लोग हिस्सा डालते हैं तो एक तहरीक आगे चलती है। तो पॉलिटिशियंस के बारे में इस तरह बुरा कहना, लीडर्स के बारे में बुरा कहना, ये एक फैशन बन गया था। वो ये होता है, वो कहते हैं जी आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज थी, या फलाने के पास ये नौकरी, हमारे पास तो सिफारिशें नहीं है। तो फोकस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो करना क्या है, उस पे फोकस नहीं है। जब यहाँ भी नौकरी मिल जाए, वहां भी मिल जाए, तो भाई नौकरी भी करनी भी पड़ती है ना, नहीं वो छुट्टियां मार रहे हैं, बीच में गोते खा रहे हैं। तो ये है कि अपॉर्चुनिटी मिले, उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अपना हट गलाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी बिल्कुल, पड़ती है, बिल्कुल, वो भी जरूरी बिल्कुल। होता है। हाँ तो इसी वजह जी। से होता है ना कि जो लोग अफ़सर खुद काम करते हैं और अपने मातहतों से भी काम करवाना चाहते हैं, फिर उनके लिए यस इसी वजह से तनकीद शुरू हो जाती है ना, क्योंकि वो बस यस। फिर किसी और तरह से उसको देखा जाता है। तो ये हमारी कुछ ऐसी चीज़ें, आपको याद है कि हम आप और मैं हमेशा बात करते हैं माइंडसेट को बदलने की। ये कब बदलेगा? आई होप कि जल्दी बदल जाएगा, कोशिशें तो हो ही रही हैं। अच्छा, अब एक और तरफ आते हैं, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की। हाँ, डायरेक्टर अच्छा जनरल आप उसका उसकी भी डायरेक्टर जनरल रही। क्या बड़ी कामयाबियां रही, बहुत बड़ा इदारा है, बड़े बड़े नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। आप जब आई और आपने इसका डीजी यानी डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाला, तो कहाँ से लेकर कहाँ तक चली? ओके। मेरे लिए जब मैं इदारे को जिंदा करने लगती हूँ ना, तो मुझे उसके अंदर की लाइफ की बड़ी फ़िक्र होती है। पहले लोगों को ठीक करना, उनके ग्रीवियंसेस जो हैं उसको सुनना, उनके लिए माहौल ठीक करना, उसको जोड़ के रखना, वगैरह वगैरह। मगर मैंने जो बड़ी कामयाबी आप कहो ना, तो एक तो ये कि जो उसका मैंडेट था कि वो फिल्म पे भी काम करे, परफॉर्मिंग आर्ट्स पे काम करना उसका मैंडेट था। मगर तो फिल्म का जो था ना, वो लड़ाई झगड़े होके दफन हो गया था कहीं। और ओह। यहाँ तक कि इतनी ज़मीन भी ली हुई थी, वहाँ की एकेडमी बनेगी और स्टूडियोज़ पता नहीं क्या-क्या बनेंगे। वो बिल्कुल ही मर गया था वो, तो मैंने उसको दोबारा शुरू किया, और इतना कर लिया शुरू कि मैंने एक पूरा कोर्स डिज़ाइन किया 1 साल का, अच्छा। जो फ़िल्म मेकिंग का कोर्स था। और वो मैंने उन दिनों वो कोविड भी आई थी, तो ज़ूम पे बहुत कुछ चल रहा था, डिजिटली चल रहा था। तो अच्छा। मैंने डिजिटली, और फिर थोड़ी और फील्ड में थोड़े से सेंटर्स बना के, तो एक कोर्स शुरू किया, और वहां से मैंने ऐसे ऐसे लोग उसमें डाले ना, कि जो हमारे सूबों के हो ना, जो खपती नहीं होते, जिनको शौक होता है, शौक और वो होता है काम यूट्यूब पे करने का, चढ़ा बिल्कुल। रहे होते हैं, उन्होंने कोई बड़ी डिग्रियां नहीं ली होती, मगर वो छोटी छोटी फिल्में बना के यूट्यूब पे। तो मैंने इस तरह के खपती लोग जो थे ना, खपती में पॉजिटिव सेंस में कह रही हूँ,
आई नो, वो एंड जिनको काम करने का जुनून हो, बिल्कुल, वो खपतित होता है कि मतलब जिसे जवाबी कहते लोग हैं, भी है ना। मरे हुए हैं हम काम करने के लिए, आई नो दैट। तो 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 बिल्कुल। वो वो लोग उसमें जमा किए और मैंने इंटरनेशनल स्टाफ लिया। मैंने कहा अच्छा। डिजिटल हो ही गया है तो उससे हम फ़ायदा क्यों ना उठाएँ? कोई अमेरिका से, कोई जर्मनी से, कोई फ्रांस से, कोई ईरान से, मतलब जहाँ-जहाँ फ़िल्में, तो ये मैं समझती हूँ कि मेरी बड़ी कामयाबी थी। अच्छा, फिर मज़े की बात ये है, हर वक़्त होता है पैसे नहीं, पैसे नहीं। तो मैं गई, मुझे पैसों की थोड़ नहीं पड़ती कभी। लोग फिर से भी ऐसे ही था। जब मैं पहली दफ़ा गई तो उन्होंने कहा जी पूरे साल का लाख रुपया, मैंने हँसना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा आप देख लें, ये देख लें। मैंने कहा हाँ, वो इस वजह से कि ये जहाँ बुक हुआ हुआ है ना प्रोग्राम के लिए इतना बचा है, बाकी जगहों में जहाँ जा रहा है वो गलत जा रहा है। तो पीएनसीए में भी ऐसा था कि मुझे पैसों की थोड़ नहीं हुई। मुझे पैसों की बिल्कुल तोड़ नहीं हुई। मतलब यहाँ तक कि जो प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो शुरू में साल के बजट डालता है, वो ज़ाहिर है मिनिस्ट्री करती है वो मुझे कहता था जी आप जैसे लोग ऐसे इदारों में आ गए हैं, तो हम जैसे लोग ये भी नहीं कर सकते कि जो आपकी ज़रूरियात है उसके हिसाब से हम टेपर करके बजट पूरा दें। कर सकें। तो वो कहते हैं आप बताएँ क्या करना है? मैंने कहा नहीं जितना दे रहे हो काफ़ी है मेरे लिए, बस इधर-उधर से काटना मत। हुँ? तो बहुत बहजत इस बहुत तरह खूब। मैंने काम करना बहुत एन्जॉय किया। मैंने आई पढ़ना नो, भी आई बहुत नो। एन्जॉय किया था। यूनिवर्सिटी का एक-एक कोर्स अभी तक मेरे टीचर्स से मेरी दोस्ती है। वो भी मैंने बेतहाशा एन्जॉय किया था और काम करना भी, चाहे वो औरतों के लिए जिस तरह यूएन में हो या इन इदारों से, तो मेरा अभी भी इश्क है। अच्छा, ये आप मुझे बताओ कि ये जो आपकी किताब जो टैबू है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप थोड़ी तफसील बताओ। ये मैंने पकड़ ली, उठा ली इसलिए ताकि मेरी भी कुर्बत हो जाए इससे, ठीक है ना? ये किताब जो है, ये मुझे मेरी रिसर्च थी ना इसके ऊपर, ये 10 साल लगे बिल्कुल। थे मुझे। ये शुरू तभी हुई थी जब लोकविरसा का एक मेरा सफ़र शुरू हुआ था पहले। मैं लोकविरसा के 2 अच्छा। जन्म कहती हूँ, एक में मैं रिसर्च को हेड कर रही थी और एक में मैं इदारे को हेड कर रही थी। हाँ। आपने बहुत मुश्किल मुश्किल काम किए फौजिया। कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ऐसा वक्त जब आपने सोचा कि ये सबसे शायद मुश्किल वक्त था, कुछ याद पड़ता है? मैं सोच ये रही थी कि आपने जो बात शुरू की, मैंने कहा शायद आप ये पूछोगे कोई काम आसान भी किया था। वो मैं बताऊँ। नहीं, जब वो चैलेंजेस मैं में वही कहा ना कि वन एंड ओनली डॉक्टर फौजिया जब कहती हूँ तो उसका मतलब ही ये है कि कोई से कोई कितना बड़ा मुश्किल काम है करा लो। ये ज़रूर है कि हर प्रोसेस में चैलेंजेस की इंतहा होती है। मैं कोई एक ज़िंदगी का नहीं आपको बता सकती, मगर ये जो बड़े-बड़े आपने गिनवाए हैं ना मोटे-मोटे काम, इनमें ऐसा वक़्त ज़रूर आता है। मगर वो हर बंदे को जो हमें सुन रहे हैं ना, उनको भी, या जो सुने, उनको भी ये पता है कि जो भी आप प्रोसेस कर रहे होते हो, उसमें ऐसा टाइम आता है जब आप कहते हो कि ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा, और उस वक़्त ही उसको पुश करना जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट, जादू की चाबी जो है ना वो वही है, कि उस वक़्त आप हार नहीं मानें। उसको पुश थ्रू करें, इवेंचुअली आप तर जाओगे। जैसे लॉ हमारा बनवा रहे थे तो ऐसा वक़्त आया था कि जब मतलब मैं कहती थी पॉलिटिशियंस हमारे बड़े पक्के साथी हैं। ब्यूरोक्रेट सबसे ज़्यादा बीच में गंद डालते थे उस वक़्त, जैसे-जैसे हम अच्छा। प्रोसेस चला रहे थे। मगर एक टाइम आया जब जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में शुरू हो गई तनाव, और वो पॉलिटिशियंस भी अगेंस्ट हो गए एक-दूसरे की टाँग खींचने के लिए, या हुकूमत की टाँग। हम्म। तो तब मैंने कहा ये क्या चक्कर शुरू हो गया है भई? तो उस वक़्त ऐसे लगा कि भई अब मेरी हमारी साइड पे कौन रह गया है? तो मुझे याद है मैं इतनी तंग आई ना रात को बैठ के, मैं रोई भी बैठ के, हालाँकि मैं नहीं डिसहार्ट नहीं होती, हाँ, कि मैंने आई कहा नो। मतलब सारे अगेंस्ट हो जा रहे हैं। तो फिर मैंने एक काम किया, आइडिया आता है ना इस तरह, तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा है कौन इस इसकी साइड पे, ठीक है। पूरे मुल्क की बहुत सारी वर्किंग वुमेन तो हैं, मगर और स्टेक होल्डर कौन? तो फिर मैंने ज़हन से लिस्ट बनाई, ठीक है। कोई शायरा किशोर नाहिद जैसी मशहूर मशहूर हाँ। फेसेस, मशहूर शख्सियात, मगर वो मुझे पता है कि दिल से वो हमारे साथ हैं। कोई और इस तरह का कोई पॉलिटिशियन ऐसा कोई, मैंने लिस्ट बना के ना क्या किया, उन सबको एक मैंने डाला मैसेज, मैंने कहा आपका कोट चाहिए एक-एक। उनको नहीं पता क्या, अच्छा। मैंने कहा कोट है, ताकि आपकी पावर मैंने यूज़ करनी, कोट अपना दो कि भई ये लॉ बनना चाहिए। अच्छा, उनके ठीक वो है। कोट्स लेके ना, वो रात का ही वक़्त था, ठीक है? सुबह को मैं गई प्रिंटर के पास, उनकी तस्वीरें निकाली गूगल से, तो मैंने एक पूरा लेटर बनाया पार्लियामेंटेरियंस के नाम, और उसमें अच्छा। छोटी-छोटी तस्वीरें लोगों की लगा के, आगे कोट्स लिखे कोट और लिख नीचे के। अपना मैसेज
ये ज़रूरी है और आप इसमें इस तरह उसका इतना अच्छा वो अगले दिन मेरे इस तरह के भी वाकिफ़ थे कि जो अंदर हमारी चीज़ें फैला देते थे ना, तो वो अच्छा। हर एक पॉलिटिशियन के वो मेज़ के आगे जो असेंबली हॉल नहीं होता उसमें, हाँ, वो उसमें पड़ी रख हुई थी। दिया। तो हाँ। उन्होंने ऐसे देखा और फिर मेरी बात तो ठीक है, मेरा कोई नाम जानता, ज़्यादा तो नहीं जानते, मगर ये जो बड़े-बड़े हीरोज़, हीरोइन्स थीं, इनको तो जानते थे ना। तो अगर ये कह रहे हैं कि भई ये करो, ये करो, ये करो, तो आगे तर गए उससे वो काफ़ी आगे उसको निकालने मजबूत। की बात होती है ना। तो वो ज़बरदस्त। गाड़ी यहाँ फँस जाए ना, अब आपको लगे कि यहाँ से हमने तो वो इतना सा धक्का होता है, वो जो ज़रा-सा पहिया निकल जाता है ना, फिर आगे फिर चालू हो आगे जाता चला है। जाता है। हाँ, पहिए की बात हुई तो चलो मुझे याद आ गया, जुलाई 2021 अच्छा, बलूचिस्तान का दौरा। गवादर हाय से अल्लाह! गालिबन आप वापस आ रहे थे। हाँ, बड़ा जी, ही जी। खतरनाक हादसा हुआ था, जिसको हम कहते हैं कि डॉक्टर फौजिया को दूसरी जिंदगी मिली थी। हाँ, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। याद पड़ता है क्या हुआ था? हाँ, वो बिल्कुल जो था ना हादसा, उसकी मेमोरी मेरी चली गई हुई है, वो नहीं है। मगर मैं आपको वैसे बताऊँ जो ज़िद थी ना मेरी, वो ये थी कि मैंने ये जो काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है, हमारा कल्चरल सकाफ़ती हाँ। इसकी हर जगह मैंने आपको बताया, हर जगह मैंने ऑफ़िस खोलना है। तो हम्म, वो मेरा एक रह गया था बलूचिस्तान का ऑफ़िस। तो बलूचिस्तान का ऑफ़िस में गई, वहाँ की गवर्नमेंट से मेरे बड़े अच्छी बातचीत थी। सारी सूबाई हुकूमतों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हमेशा, क्योंकि मुझे सूबे के लोग पसंद बहुत होते हैं। अच्छा, वहाँ मैंने उनसे सब तय कर लिया कि मैं वहाँ ऑफ़िस खोलने आऊँगी, ये वो। अब मैंने जाना था, मैंने कहा ऑफ़िस एक दफ़्तर का नाम नहीं होता, कि जो जितनी परफ़ॉर्मिंग कम्युनिटीज़ हैं, जितनी हमारी सकाफ़तों के ज़ख़ीरे हैं, मैं उनको जाके बताऊँगी ताकि वो दफ़्तर भी मेरे जो हैं, वो अवामी दफ़्तर हों। उसमें अच्छा 4 अच्छा। ये बाबू ना बैठे हों सिर्फ़, हाँ। तो ये मेरा दौरा जो था उस मेरे ऑफ़िस को चलाने के लिए, स्टाफ़ भी हायर करना था मैंने और चलाने के लिए था कि भई मैं उन कम्युनिटीज़ को जाके मिलूँ और मैं उनको बताऊँ। तो इस वजह से ये बलूचिस्तान का दौरा जो था इसमें मैंने वहाँ की लोकल गाड़ियाँ रेंट की हुई थी और मैंने कहा कि मैंने जाना है जहाँ-जहाँ आर्टिस्ट लोग बसते हैं, वहाँ दुरुस्त। पंजगूर में कम्युनिटी है, अच्छा। ग्वादर जाना था, पसनी जाना था। तो मैंने इस तरह से बहुत सारी जगहों पे जाने थे और मैंने बताया हुआ था कि मैं आऊँगी और अपने यंग आर्टिस्ट को इकट्ठा करके रखना, मेरे सामने परफ़ॉर्मेंस भी बड़ी होगी और जो लिखारी हैं, जो गेम्स के बच्चों की गेम्स डॉ देखो सकाफ़त में सब चीज़ें आ जाती हैं ना। मैं कहती मैं बिल्कुल। खुद उनसे जाके बात करूँगी और मैं कहूँगी कि ये यहाँ मैं ब्रांच जो शुरू कर रही हूँ, इसको आपने ज़िंदगी देनी है क्योंकि ये आप लोग इस सकाफ़त को निकाल के लाओगे बाहर। तो वहाँ जाना था, अभी मैं जा रही थी, तो रास्ते में लंबी सड़क थी, रास्ते में गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ और ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो बिल्कुल जिसको कोलिजन नहीं कहते, ऐसे वाला। तो वो सामने वाला भी हमारी लेन में ही आ रहा था और हमने बदली तो उसने बदल ली। बहरहाल वो बहुत बड़ी कोलिजन हुई। तो मुझे तो उसके बाद मुझे मालूम नहीं मैं कब उसके बाद बेहोश हुई मगर तकरीबन ढाई दिन मुझे पूरा होश नहीं आया था। तो अरे वो ना, मेरे साथ एक आध मेरा भतीजा भी मेरे साथ था। अ, और वहाँ की गवर्नमेंट के कुछ लोग थे मेरे साथ, बड़े अच्छे, मेरे वाकिफ़ थे। तो उन्होंने ख़ैर फ़ोन-शोन मेरा यूज़ करके नंबर्स लेके तो घर इत्तला की और पूछा 1-2 जो मेरे अच्छे वाकिफ़ वहाँ के पॉलिटिशियंस थे। डॉक्टर मालिक का मैं ज़रूर ज़िक्र कर मालिक दूँ, बिल्कुल। वो हम्म, उनका मैं झुक के सलाम करती हूँ, मैं इतना उनका अदब करती हूँ। बहुत ही मुझे काबिल, मालूम है। बहुत ही है ना? हाँ, तो उनके साथ वो बहुत अच्छा मरासम रहे आपके, मुझे बिल्कुल याद है हाँ, कि पहले भी हम बात वो किया करते थे, जब भी कभी बात होती थी ऐसी, तो वो हमारे साथ भी वो करते थे, काइंड हो जाते थे कि कोई ना कोई बात हो जाती थी उनके साथ भी, इसी रेफरेंस से कि डॉक्टर ना फौजिया हम उनसे बात कर मैंने कहा रहे था हैं। मशवरे जब तक मुझे होश थी तो मैंने उसको लड़के को कहा कि भई कोई मशवरा लेना हुआ तो या मेरे घर फ़ोन करना या डॉक्टर मालिक को पूछ लेना। मतलब वो एक ज़िम्मेदार से एक सीनियर है ना हमारे। तो बिल्कुल। बहरहाल उन्होंने कहा पंजूर इसको सबसे करीब वही पड़ेगा, वापस ले जाओ। तो वो वापस ले गए फिर वहाँ से क्वेटा में उन्होंने ही अपने ज़माने में जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे एक ट्रॉमा सेंटर बनाया था। वो दुरुस्त। अस्पतालों से छोटा था मगर वो ट्रॉमा के लिए था कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। उनका वहाँ ले जाना, तो अगले दिन सुबह मुझे वहाँ ले गए। वो मुझे तो इतनी होश नहीं थी
मगर क्या मैं बताऊँ, अगर उस एक्सीडेंट की बात करूँ, मैं फ़नकारों का ज़िक्र ना करूँ, जहाँ शाम को मैंने पहुँचना था, उनको पहले तो कहा कैंसल हो गया, वो वहाँ से जाए ना, वो कहें कि नहीं मैडम, हो नहीं ऐसे सकता। नहीं हमें, हाँ, हमें उन्होंने खुद कहा आने को, तो ऐसा हो नहीं, वो वहाँ से ना जाएँ। फिर वो जो वहाँ का गवर्नमेंट का बंदा था, उसने हाथ जोड़ के कहा कि भई आप लोग अपने घर जाएँ, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनको ले गए और अब वो उसको वहाँ ले हॉस्पिटल जाएँगे, में। क्वेटा ले जाएँगे। हाँ, पंजगूर है मगर फिर वहाँ से उसको ले जाएँगे। तो वो कहते हैं वो तो घरों को ही ना जाए, कोई पैदल चल पड़ा, कोई बस-वस ढूँढने चल पड़ा। उनका जहाँ मैडम हम तो वहाँ जाएँगे। तो जहाँ भी वो हैं, को उनको चोटें लगी हैं, हम उनको देखेंगे भी और उनको वहीं सुनाएँगे जो हमने सुनाना है। तो वहाँ तो जो ट्रॉमा सेंटर था उन्होंने मुझे एडमिट किया। तो वहाँ तो आर्टिस्ट ही आ जाएँ, टोलियाँ पूरी की पूरी चली जाएँ। तो फिर वहाँ डॉक्टरों ने, गवर्नमेंट के जो 1-2 ले कल्चर के लोग थे उनसे हाथ जोड़े, भई यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट लोग आते हैं, छोटा ट्रॉमा सेंटर है ये। तो यहाँ हम हाँ। इतनी मौसीकी नहीं रख सकते भाई, इनको आप कुछ करो, भेजो। तो वो कहे हम उन्हें भेजे, वो कहे नहीं मैडम बेहोश है। वो कहते हैं मैडम को जब होश आएगी हम सुनाएँगे उनको। हम सुना के ही जाएँगे, यहाँ 2 रात रहना भी पड़े, तो ये दरख्त है ना इसके नीचे सो जाएँगे जब होश आए। ये अरे देखो, क्या। इसको कहते हैं अचीवमेंट। मतलब मैं कहती हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ तमगे या कोई इनाम, लोगों को तो और तरह के मिलते हैं ना जो हमारी गवर्नमेंट भी देती रहती है। ये मेरे तमगे हैं ये कि तमगे हैं, आर्टिस्ट जो बिल्कुल है बिल्कुल। वो हाँ, अपनी ये फैमिलीज़ हर के एक को साथ नहीं मिलता। पूरे-पूरे, ये हम्म। मेरी खुशकिस्मत। और वो कहते थे हम इन दरख्तों के नीचे सोएँगे, 2 रात सोना पड़े फिर क्या हुआ? जब मैडम को होश आएगी उनको हम तो उनको सुना के जाएँगे। तो फिर ख़ैर ब्यूटीफुल। उनको बड़ी मिन्नतें करनी, हाँ। उनका तो भी उसको होश-वोश नहीं आ रही। लेकिन जब वो अगली बार आएगी बलूचिस्तान या होश-वोश में होगी, वो तुम्हारे पास आएगी, तुम फ़िक्र ना करो। तो बड़ी मुश्किलों से उनको भेजा और कई लोग तो वहीं रहे उधर क्वेटा में। सो इस तरह का हुआ सिलसिला। वो ख़ैर मेरी तो सही बात आप कह रहे हो, मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली। दूसरी शायद इसलिए जिंदगी कि बिल्कुल। दुआएँ बहुत, मेरे दुआएं बहुत थी माँ-बाप की बिल्कुल। दुआएँ, बहुत दुआएँ थी मेरी दुआएं फैमिली बहुत की थी। और फनकारों की दुआएँ बहुत थी। बिल्कुल। अल्लाह! एक फ़नकार तो मुझे जब मेरी रिकवरी भी हो रही थी ना, मुझे रात के 2 बजे, रात के 3 बजे भी फ़ोन आते थे। कहते थे, "जी, अभी यहाँ सुबह होने वाली है ना?" यहाँ से हाँ, मुराद वो कई लोग उठते हैं ना, बहुत सुबह उठते हैं, फजर के जल्दी उठ फजर जाते से हैं। पहले। कहते हैं, "हम अपने सारे बच्चों समेत सबको जगाते हैं।" उनको कहते हैं, हाँ। "लाइन बनाओ, ये अच्छा। टाइम कबूलियत का होता है। तो फिर आप मैडम के हाँ। लिए दुआ करो।" मैंने कहा, "हाय, उन बेचारों को सोने दो।" वो कहते हैं, "नहीं, हम दुआ नहीं, कराते ये हैं।" तो हर हर तबके का, हर मज़हब का और हर फ़नकार जो था ना, वो दुआएँ कर रहा था। मेरा तो ये बिलीफ़ है कि मुझे जो अभी तक इतनी मेरी प्रोग्रेस हुई है, तो इन दुआओं बिल्कुल, की वज़ह दुआओं से का हुई है। बहुत बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल, फ़ौज़िया के साथ हम डॉक्टर फ़ौज़िया सईद के साथ बात करूँ मैं, तो घंटों भी कर सकती हूँ। ये डॉक्टर हाँ, फ़ौज़िया बहुत अच्छी तरह जानती हैं। इतनी चीज़ें हैं बात करने वाली, इतनी चीज़ें हैं बात करने वाली, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि किसी भी चीज़ को किसी किसी न किसी जगह ख़त्म करना होता है। तो फ़ौज़िया के हुँ। साथ हमारी ये अब मेरी अपने नाज़रीन के साथ ये वादा है कि बहुत सारी बातें जो रह गई हैं आज की इस नशिस्त में, वो किसी और नशिस्त में हम ज़रूर पूरी करेंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ौज़िया सईद, आपने टाइम दिया बियॉन्ड विद बहजत के लिए, और आपके साथ मेरी फिर भी बात होगी। ये मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम के बाद भी कहा करती थी कि हम फिर भी बात करेंगे, क्योंकि मौज़ूआत बेशुमार हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू हो हुँ। सकती है। तो अपने सुनने वालों मैं से और अपने। जी। मैं आखिरी बात, मैं एक तरह का कंक्लूज़न मेरी तरफ से जो है ना, हाँ, इस बिल्कुल, वो मुझे मैं प्रोग्राम वही कहने लगी क्योंकि थी। जी, मेरी कुछ कहना मैं चाहेंगी अमेरिका तो। से हाँ, अच्छा थैंक यू। हाँ। मेरे लिए ना जो, अगर कोई पूछे भी ना पाकिस्तान की, तो मैं बहुत आशिक हूँ कि सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है? तो मैं कहूँगी मेरे जो प्यार के रिश्ते हैं ना वो, जैसे मेरा शौहर है, मेरा भाई है, मेरी बहन, मेरी माँ, ये अगर कोई सबसे कीमती खज़ाना हमारी सकाफ़त का, हमारे मुल्क वो का ये है। है, ये हमारे ये रिश्ते, अल्लाह! जादू जादू जैसे। रिश्ते। हाँ, बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल। आखिरी करना चाह रही थी बात, हाँ।
बहुत, अब आप बहुत खूबसूरत अपना बात है, बहुत खूबसूरत बात है। अपने सुनने वालों से, नाज़रीन से कि शेयर ज़रूर कीजिएगा इंटरव्यू को, क्योंकि ये इंटरव्यू बहुत सुनने वाला है और इसको बहुत जगह पर इस आवाज़ को पहुँचना चाहिए। और शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि डॉक्टर फ़ाज़िया सईद से और हम क्या पूछ लें? क्योंकि हम इनसे फिर दरख़्वास्त करेंगे और हम इनको फिर आपके सामने बिल्कुल ले आएँगे। कुछ और पूछना चाहें इनकी किताबों के बारे में, इनकी कामयाबियों के बारे में, इनके चैलेंजेस के बारे में, तो वो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट्स में लिख के। और अगर मुमकिन हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मुलाकात फिर होगी बियॉन्ड विद behज़त के साथ। अब behज़त को इजाज़त दीजिए। डॉक्टर फ़ाज़िया सईद के बहुत-बहुत शुक्रिया के साथ और उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ। behज़त को इजाज़त।